और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का रोला कोस्टर बिग एंड बोल्ड। लेकिन इससे पहले कि हम खबरों की तरफ जाएं, मैं आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत सारी बधाई, बिग एंड बोल्ड विशेस। आइए सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज की वो आउटस्टैंडिंग बिग एंड बोल्ड खबरें जिन पर खास निगाहें रहेंगी। ये हैं वो खबरें। पाकिस्तान से आई सीमा ने ऐसा क्या कह दिया कि इस्लामाबाद में गदर मच गया। पूरी खबर आगे। बात उस कट्टरता की भी होगी जिसके जाल में अंजू के बाद दीपिका फंस गई। आज कट्टरता का काला जादू आपके सामने होगा। काशी में पीएम मोदी के मुकाबले क्या है इंडिया गठबंधन का प्लान? क्या प्रियंका गांधी संभालेंगी कमान? ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही यूक्रेन के जंगी मैदान से आज आपको लेकर चलेंगे नॉर्थ कोरिया, क्योंकि किम ने कर दिया है मिसाइलों का जखीरा बढ़ाने का ऐलान। किम के नेक्स्ट टारगेट से भी आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन पहले ये अहम खबर देखिए। शाहजहांपुर यूपी से खबर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुई फायरिंग में जो बच्ची घायल हुई थी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ये घटना 13 तारीख की है, जब 1 साल की बच्ची को पिता अपने कंधे पर बिठाकर बाजार घुमाने ले जा रहा था। तभी बाइक पर सवार 3 लोग आए और उन्होंने शोएब की कनपट्टी पर गोली मार दी। इस हमले में मासूम बच्ची और उसका पिता दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। उस दिन से दोनों जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी तारिक अब भी फरार है। शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने जानकारी दी है कि शोएब की पत्नी चांदनी का रिश्ता पहले मुशरान नाम के शख्स के साथ तय हुआ था, जो कि गोली मारने वाले आरोपी तारिक का भाई है। जब लड़की के पिता नहीं माने और उन्होंने अपनी बेटी की शादी शोएब से कर दी तो मुशरान का भाई तारिक भड़क गया। उसने शोएब से बदला लेने की सोची और इसी पुरानी रंजिश में उसने शोएब को गोली मार दी। और अंजू के बाद अब राजस्थान के डूंगरपुर की दीपिका का नाम सुर्खियों में है। 2 बच्चों की मां दीपिका 10 जुलाई से लापता है। अब दीपिका की एक फोटो सामने आई है जिसमें वो बुर्का पहने दिखाई दे रही है। दीपिका के पति का आरोप है कि फोटो में दिखाई दे रहे इरफान हैदर ने उसकी पत्नी का ब्रेन वॉश किया और कुवैत ले जाकर धर्म परिवर्तन करा दिया। शिकायत में यह भी बताया गया कि इरफान ने अपना नाम बदलकर जान पहचान बढ़ाई थी दीपिका के साथ। दीपिका के 2 बच्चे हैं। बेटी 11 साल की है जबकि बेटा 7 साल का है। दीपिका का पति मुंबई में काम करता है। दीपिका के पति ने पुलिस को बताया कि 10 जुलाई को दीपिका इलाज के बहाने घर से निकली। 13 जुलाई को जब पति ने घर की तलाशी ली तो पता चला दीपिका घर से लाखों के गहने और कैश लेकर फरार हो चुकी है। पति की शिकायत पर राजस्थान पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है। पूरा देश आज आजादी के रंग में रंगा हुआ है। सीमा हैदर और उसके बच्चे इस दौरान क्या कर रहे थे, इस रिपोर्ट में देखिए। सीमा हैदर ने जहां घर में तिरंगा फहराया तो वहीं उसके चारों बच्चों ने पास के स्कूल में जाकर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और तिरंगा भी फहराया। सीमा के बच्चों को सचिन के पिता स्कूल लेकर पहुंचे थे। इस दौरान सीमा के बच्चे जश्न आजादी के पर्व पर उत्साह से लबरेज नजर आए। झंडारोहण के बाद चारों बच्चों ने एक सुर में राष्ट्रगान गाया और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक सचिन के पिता ने बच्चों के स्कूल में एडमिशन के लिए बात कही थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने साफ कह दिया है कि जब तक सीमा और उसके बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं मिलती, एडमिशन नहीं मिलेगा। और पिछले 48 घंटे में बादलों के हमले से पहाड़ कांप गए हैं। देवभूमि में जगह जगह बादल फट रहे हैं। लैंडस्लाइड हो रही है। घर मकान से लेकर सड़क तक सैलाब में बह गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। 2 दिनों से हो रही बारिश से हिमाचल के मंडी में सबसे ज्यादा विनाश हुआ है। मझियाली में बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया कि पूरा का पूरा घर मलबे के साथ बह गया। मंडी के ही रामनगर इलाके में भूस्खलन के बाद भीषण तबाही मची। यहां 24 घंटे में 2 बार पहाड़ टूटा। सुकेती खंड के पास विश्वकर्मा मंदिर के ऊपर मलबा गिरा, जबकि आसपास के कई घरों पर ढहने का खतरा मंडरा रहा है। शिमला के फागली में रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें सामने आई, जहां कई घंटे से घर के नीचे मलबे में फंसी युवती को एसएसबी के जवानों ने रेस्क्यू किया। कल शाम यहां भूस्खलन के चलते 10 लोग दब गए थे, जिनमें 5 लोग मारे गए, जबकि 5 लोगों को सुरक्षा बलों ने बचा लिया। हिमाचल में पहाड़ तोड़ बारिश का विध्वंस खौफनाक है। जिधर भी नजर जाती है टूटी सड़कें, भूस्खलन का मलबा और सैलाब का तांडव नजर आता है। अमेरिका, जापान तक मौसम में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। उसकी बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग और ये खतरा तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिसर्च के मुताबिक धरती से जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है वो अलार्मिंग है और उसी वजह से ये खतरा भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। पिछले साल की अगर बात करें तो हर एक मिनट में 11 फुटबॉल के मैदान के बराबर जंगल खत्म कर दिए गए। रिपोर्ट कहती है कि 2022 में स्विट्जरलैंड के एरिया के बराबर जंगल काट दिए गए। जंगलों पर की गई नई रिसर्च में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक 2022 में ग्लोबल
डिफॉरेस्टेशन 3.6% से बढ़ गया। 2021 की तुलना में 2022 में 10% ज्यादा जंगल खत्म किए गए। करीब 16,000 वर्ग मील से ज्यादा पेड़ों को जलाया गया। खास बात यह है कि इस लिस्ट में वो ब्राजील सबसे आगे रहा, जो दुनिया को मिलने वाली कुल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा हिस्सा देता है। अच्छी खबर यह है, इंडोनेशिया में जंगल काटे जाने की रफ्तार कम हुई है। जंगलों के खत्म होने या पेड़ों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने और बायोडाइवर्सिटी को होने वाला खतरा बढ़ रहा है। पेड़ों की इस कदर कटाई से दुनिया भर से 2.7 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। यह बढ़ोतरी भारत की कुल आबादी के द्वारा किए गए CO2 उत्सर्जन के बराबर है। रिसर्च के मुताबिक खत्म होते जंगलों से मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जो जहरीली गैसें हैं वो बढ़ रही हैं और इस वजह से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। रूस की सेना ने एक बार फिर जंग में देश विरोधी नारे लगाने वाले मामले में प्रशासन एक्शन में है। 33 लोगों को गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेजा जा चुका है। अब 13 आरोपियों के घरों पर नोटिस चिपका दिया गया है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बाबा का बुलडोजर गांव में दौड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बता दें कि 29 जुलाई को मुहर्रम के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, जिसके बाद वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया है और राजस्व विभाग ने भी आरोपियों की जमीन की पैमाइश की है, जिसमें पता चला कि 13 आरोपियों ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसके बाद नोटिस लगाया गया है जिसमें साफ लिखा है कि अपने घर खाली कर दें और जमीन पर उगी फसल को भी काट लें। बिग एंड बोल्ड में अगली खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ अपडेट। मुख्तार की बेनामी संपत्ति पर लगातार यूपी पुलिस शिकंजा कस रही है, तो वहीं अब जौनपुर में मुख्तार की बहन फहमीदा पर भी जमीन की हेराफेरी का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने 420 का केस दर्ज किया है। आरोप है कि काजी टोला इलाके में एक जमीन तालाब के तौर पर दर्ज थी, इसे मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा की सास के नाम दर्ज करा दिया गया। ऐसा करने के लिए कागजातों में हेराफेरी की गई। बाद में यह जमीन मुख्तार अंसारी की बहन के नाम करा दी गई और कुछ वक्त बाद इस जमीन पर माफिया की शह पर प्लॉटिंग करा दी गई, जिस पर कुल 14 लोगों ने प्लॉट्स बेच दिए। जमीन के विवरण को टैक्स असेसमेंट रजिस्टर में भी दर्ज कराया गया। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शाम 7:30 बजे बिग एंड बोल्ड स्पेशल में आप देखने वाले हैं अतीक की फैमिली की 5 बेगम। हिसाब क्या बराबर होगा, ये खबर मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। बताया गया कि देर रात जब जवान वहां गश्त लगा रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी हुई। शहीद हुए जवानों में सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी और हवलदार गौतम कुमार शामिल है। पीएम मोदी आज लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे तो ये 10वां मौका था। 89 मिनट के भाषण में क्या क्या खास रहा, बहुत जल्दी से इस रिपोर्ट में देखिए। जश्न आजादी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने चिरपरिचित अंदाज में नजर आए, लेकिन भाषण की शुरुआत भाइयों बहनों से ना करके परिवारजनों से की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में देशवासियों को 50 बार परिवारजन कहकर संबोधित किया। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन। लाल किले से पीएम मोदी ने देश को 10वीं बार संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि लाल किले से आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। अगले 15 अगस्त को फिर से आऊंगा। 2014 में जनता ने एक मजबूत सरकार बनाई। जो सरकार आपने फॉर्म की, उसकी बदौलत हम रिफॉर्म कर सके। हमने बदलाव किया। मेरी सरकार का लक्ष्य राष्ट्र प्रथम है। पीएम मोदी ने मणिपुर का जिक्र भी किया। कहा मणिपुर का संकट जल्द दूर होगा। सरकार के प्रयास जारी हैं। अपने आज के संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत के झंडे को विकसित देश का झंडा बनाना है। आज किए जाने वाले काम आने वाले 1000 सालों तक याद किए जाएंगे। युवा हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं और उनके लिए हम अवसरों का आसमान पैदा करेंगे। पीएम मोदी ने गारंटी दी कि आने वाले 5 सालों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इतना ही नहीं, लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लोकतंत्र के लिए बेहद हानिकारक बताया। और काशी से 24 की हुंकार, पीएम मोदी के सामने प्रियंका दावेदार। कुछ ही देर बाद आपको ये दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर से आई जश्न की ये तस्वीरें देखिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर की चर्चा 4 साल पहले हुए बदलाव और शांतिपूर्ण माहौल के लिए होती है।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तिरंगा फहराया। इस मौके पर योगी ने कहा कि आज हम सब एक नए भारत को देख रहे हैं। यूपी दुनिया भर के देशों के लिए बड़ा निवेश स्थल बन चुका है। आगामी 5 वर्षों में हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना बढ़ाने का काम करेंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इसके बाद नीतीश ने समारोह को संबोधित किया, लेकिन इस बीच काले कपड़े पहनकर एक शख्स पीएम के करीब पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर केजरीवाल ने मणिपुर और नूह हिंसा का जिक्र भी किया। केजरीवाल ने कहा, यह विज्ञान का युग है। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनना है तो 140 करोड़ लोगों को एक टीम की तरह रहना पड़ेगा। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में तिरंगा फहराया। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ध्वजारोहण के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र के विकास में मीडिया, नौकरशाही, राजनीतिक दल जैसी संस्थाओं की भूमिका अहम है। सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का आज दिल्ली में निधन हो गया। 80 साल के डॉक्टर पाठक ने सुबह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके फौरन बाद वो अचानक गिर गए। इलाज के लिए उन्हें तुरंत एम्स लाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर्स के मुताबिक डॉक्टर पाठक की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। और इधर देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें क्या चल रहा है वो अपडेट आपके लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर खींचतान शुरू होगी, ये समझा जा रहा था, वो शुरू हो भी गया। पहले तृणमूल कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में ममता फॉर पीएम के पोस्टर लगा दिए, तो वहीं आरजेडी ने नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का सबसे उपयुक्त उम्मीदवार करार दे दिया। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा, पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के तौर पर बिहार ने दिया और बिहार से अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। ऐसे में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वहीं रॉबर्ट वाड्रा भी राहुल गांधी को पीएम पद का सबसे बेहतर उम्मीदवार बता चुके हैं। और प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी तो प्रधानमंत्री मोदी को हरा सकती हैं, यह दावा है शिवसेना नेता संजय राउत का। संजय राउत ने न सिर्फ वाराणसी से प्रियंका गांधी की जीत की भविष्यवाणी की, बल्कि अमेठी रायबरेली में भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कड़ा मुकाबला बताया। संजय राउत का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले ही प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए कहा था कि उनमें एक सांसद होने की सारी योग्यताएं हैं। हालांकि संजय राउत के दावे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी आए थे, यहां जमानत जब्त कराकर चले गए। प्रियंका जी, आपका स्वागत है, जहां से चाहे लड़ लें। और कमलनाथ जब बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे तो रंग ये था, विपक्षी उनको चुनावी हिंदू बताने में लगातार लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष, महाकाल के दर पर अर्जी लेकर पहुंचे कमलनाथ ने चुनाव से पहले बड़े ऐलान के साथ यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन होगा। कमलनाथ ने कहा, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक महाकाल लोक में होगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मैं मंदिर आता हूं तो बीजेपी वालों के पेट में दर्द होता है। मीडिया को अपनी अर्जी दिखाते हुए कमलनाथ ने कहा, मैंने महाकाल से प्रार्थना करते हुए अर्जी लगाई है कि प्रदेश की भ्रष्ट बीजेपी सरकार से जनता को मुक्ति दिलाएं। वहीं कमलनाथ के सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर बीजेपी हमलावर है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कमलनाथ को चुनावी हिंदू बता चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कोर ग्रुप के नेता मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मध्य प्रदेश के करीब 60 से 70 और छत्तीसगढ़ के करीब 30 से 40 सीटों पर मंथन किया जाएगा और उम्मीदवारों को अंदर खाने तैयारी करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। आमतौर पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा तभी करती है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, लेकिन यह शायद पहली बार होगा कि बगैर तारीखों के ऐलान के बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग बुलाई है। बांके बिहारी मंदिर के पास एक हादसा, 3 मंजिला इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत की खबर है। इमारत के मलबे में दबने से 8 लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख प्रकट किया है। इस समय उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ किस तरीके से बिल्डिंग गिरी और यह हादसा पेश आया। ये इस वक्त की तस्वीरें हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से ये खबर है। बांके बिहारी मंदिर के पास ये हादसा हुआ है। 3 मंजिला इमारत गिरी है, 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है। इमारत के मलबे में दबने से 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 5 लोग मारे गए हैं, 8 लोग जख्मी हैं। पुलिस प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख प्रकट किया है। और कुछ ही देर में आपके सामने किम का ऐलान मिसाइल, पेंटागन में सन्नाटा। लेकिन उससे पहले देखिए, जेल से बाहर आने के बाद पूर्व मंत्री नवाब मलिक से किसने की मुलाकात।
एनसीपी अजीत पवार गुट के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने आज मुंबई में पूर्व मंत्री नवाब मलिक से मुलाकात की। नवाब मलिक को हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। इस मुलाकात पर प्रफुल्ल पटेल ने किसी भी तरह की राजनीतिक बातचीत से इनकार किया। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बाद अब एक और कांग्रेस नेता के बयान पर विवाद हो गया है। हरियाणा के रोहतक में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पूर्व मंत्री आनंद सिंह डांगी ने बीजेपी वालों को फिरंगी बता दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आज सफाई में झंडा फहराया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत को जिस रफ्तार से विकास की राह पर बढ़ना चाहिए था, उस रफ्तार से बढ़ा नहीं। अखिलेश ने मणिपुर की घटना का जिक्र भी किया और कहा कि ऐसी घटना दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुई। राजस्थान के डीडवाना कुचामन सिटी में संत की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया, साधु संतों की हत्या का ये पाप गहलोत सरकार के सिर पर है। उन्होंने दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वसुंधरा ने कहा कि प्रदेश में संत समाज पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। बिहार के समस्तीपुर में पशु तस्करों ने थानेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। पशु तस्करी की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मोहनपुर ओपी के थानेदार नंद किशोर यादव के सिर में अपराधियों ने गोली मार दी। आनंद फानन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप है। रूस की सेना अपनी सबसे खतरनाक ट्विटर को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया थ्रेड्स का जादू कम होता नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक थ्रेड्स का इस्तेमाल करने वालों की तादाद में 80% तक की कमी आ गई है। ये एक टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो ट्विटर की तरह काम करता है। मार्क जकरबर्ग ने इसे ट्विटर से कंपटीशन के लिए लॉन्च किया था। लॉन्चिंग के करीब 4 दिन बाद ही करीब 5 करोड़ लोगों ने उसे या तो डाउनलोड किया था या फिर उससे जुड़ी जानकारियां जुटाई थी। लेकिन अब थ्रेड्स के बारे में बहुत कम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। खबर यह भी है कि पहले लोग इस प्लेटफॉर्म पर औसतन 21 मिनट बिता रहे थे, जो अब घटकर 3 मिनट रह गया है। और अब खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारियां कर रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पद निकाला है साइंटिस्ट का। आवेदन कर सकते हैं drdo.gov.in पर जाकर 31 अगस्त से पहले। ओडिशा लोक सेवा आयोग ने पद निकाला है मेडिकल ऑफिसर का। योग्यता है MBBS। आवेदन कर सकते हैं mhrd.nats.gov.in पर। आखिरी तारीख है 18 सितंबर। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने पद निकाला है प्रोफेसर का। आवेदन कर सकते हैं nsut.ac.in पर। आखिरी तारीख है 17 अगस्त। और अब इंडिपेंडेंस डे पर अक्षय कुमार के लिए खुशखबरी आई, जरा देखिए। कनाडा की नागरिकता को लेकर कई मौकों पर देशवासियों के निशाने पर रहने वाले अक्षय कुमार को अब दोबारा भारतीय नागरिकता मिल गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अक्षय कुमार ने ट्विटर पर यह खुशखबरी फैंस और देशवासियों से शेयर की। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी शेयर की है। अक्षय कुमार ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, दिल और नागरिकता दोनों हिंदुस्तानी।